वेट वेट वेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहूंगा। देखो, तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं, तो मैं चाहूंगा कि तुम इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। तो ये कहानी भूतिया तो नहीं है, मगर डरावनी जरूर है। कहानी है तुम्बाड़ की। पूर्ति की देवी अनगिनत सोने और अनाज का भंडार है, और हमारी पृथ्वी है उनकी कोख। पूर्ति की देवी ने 1600 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, मगर पूर्ति की देवी को सबसे प्यारा था उनका पहला बेटा हस्तर। मगर हस्तर की नज़र तो अनगिनत सोने और अनाज पर थी। हस्तर ने अपनी मनमर्जी से सोना तो ले लिया, और जैसे ही वो अनाज लेने के लिए बढ़ा, वैसे ही सभी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। हर एक हमले से हस्तर राख बनता जा रहा था। सभी देवी देवता हस्तर को खत्म करने ही वाले थे, मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया, मगर सिर्फ एक शर्त पर कि हस्तर की कभी कोई पूजा नहीं करेगा। हस्तर को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। और आज हम में से कोई भी हस्तर के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक दिन तुम्बाड़ गांव में एक आदमी ने हस्तर का मंदिर बना दिया, और तब से तुम्बाड़ पर सभी देवी देवताओं का प्रकोप बारिश बनकर बरस रहा है। चल भाई, अब ध्यान से सुन, क्योंकि कहानी स्टार्ट होने वाली है। साल 1918। हम देखते हैं एक औरत को जो अपनी पति की सेवा कर रही थी। वो औरत अपने पति से कहती है, मुझे मुद्रा कब मिलेगी? उसका पति कहता है, ऐसे थोड़ा मिलती है मुद्रा, मुद्रा के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो औरत अपने पति से कहती है, आज मुझे जल्दी जाने दीजिए, मुझे बुढ़िया के लिए खाना भी बनाना है। अगर उसे खाना देने में देर हो गई तो वो जाग जाएगी। और दूसरी तरफ इसके दो बेटे सदाशिव और विनायक अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों यही सोच रहे थे कि अगर माँ को आने में देर हो गई तो बुढ़िया को खाना कौन देगा। विनायक अब और इंतजार नहीं करता, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है और बुढ़िया के लिए खाना बना लेता है। मगर आज तक इन दोनों में से किसी ने भी बुढ़िया को खाना नहीं दिया था। ये दोनों डर रहे थे। विनायक अपने छोटे भाई से कहता है, खाना मैंने बनाया था तो अब देने तू जाएगा। विनायक का छोटा भाई सदाशिव डरते हुए बुढ़िया के कमरे के बाहर आ जाता है, और जैसे ही वो बुढ़िया को खाना देने वाला होता है, वहां पर उसकी माँ आ जाती है और एक चांटा मारकर उन दोनों को बाहर ले जाती है। और इसके बाद उसकी माँ उस बुढ़िया को खाना देती है, मगर उसकी माँ के अंदर भी डर था। खाना देने के बाद विनायक और उसकी माँ के बीच में झगड़ा हो जाता है मुद्रा को लेकर, क्योंकि विनायक के अंदर बचपन से ही लालच का कीड़ा था। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से आवाज आती है। बुढ़िया जाग चुकी है और उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। विनायक की माँ डरते हुए बुढ़िया के कमरे के बाहर आती है और वो कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और अगले दिन हमें पता चलता है कि इस औरत का पति मर चुका है। और अचानक से विनायक का छोटा भाई पेड़ से नीचे गिर जाता है। सदाशिव का सर फट चुका था। विनायक की माँ ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से अपने बेटे सदाशिव को लेकर अस्पताल की ओर निकल जाती है। मगर जाने से पहले वो विनायक को कहती है, आज बुढ़िया को खाना तू खिलाएगा। विनायक बुढ़िया के कमरे में चला जाता है और कहता है, दादी खजाना कहाँ है? विनायक बार बार अपनी बुढ़िया से यही पूछ रहा था। बुढ़िया कहती है, मुझे भूख लगी है, कोई खाना दे दो, नहीं तो तुझे खा जाओ। ये सुनकर विनायक जल्दी से बाहर भागता है बुढ़िया के लिए खाना बनाने के लिए, मगर डर के मारे वो खाना ही नहीं बना पाता। उससे सारी चीजें गड़बड़ हो रही थी। मगर तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। और तभी बुढ़िया विनायक की टांग पकड़ लेती है और घसीटते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है। विनायक अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। अचानक विनायक को एक मौका मिलता है भागने का, मगर उसकी दादी उसे पकड़ लेती है। दादी विनायक को खाने ही वाली होती है। तभी विनायक कहता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और उसके बाद दादी सो जाती है। ये सब कुछ जब हो जाता है तो उसकी माँ वापस घर आती है। विनायक के ऊपर बहुत सारी चोटें देखकर उसकी माँ रोने लगती है। विनायक का छोटा भाई सदाशिव इस दुनिया में नहीं रहा। विनायक की माँ विनायक से कहती है, हम तुम्बाड़ छोड़कर जा रहे हैं, हमारे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। ये दोनों तुम्बाड़ छोड़कर जा रहे होते हैं। जाते समय जब ये दोनों नाव में होते हैं तो विनायक एक बार फिर अपनी माँ से झगड़ा करता है, क्योंकि विनायक नहीं चाहता था कि वो तुम्बाड़ छोड़कर जाए। विनायक के दिमाग में तो अभी भी तुम्बाड़ का खजाना चल रहा था।
विनायक तुम्बाड़ का खजाना किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, मगर उसकी माँ उससे मना लेती है और ये दोनों तुम्बाड़ छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई कहानी खत्म हो गई क्या? वो दोनों तो तुम्बाड़ छोड़कर चले गए। एक लालची इंसान कभी भी अपने लालच को छोड़ नहीं सकता, लेकिन 15 साल बाद विनायक एक बार फिर तुम्बाड़ वापस आ जाता है। विनायक अपने पुराने घर जाता है। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जिस बुढ़िया को छोड़कर वो गए थे वो अभी तक जिंदा होगी, मगर जैसे ही विनायक बुढ़िया के कमरे के दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि उसकी दादी अभी जिंदा है, मगर उसकी दादी के पेट से एक बड़ा सा पेड़ निकल रहा है और उसकी दादी दर्द से कर्रा रही है। ये देखकर वो हंसता है। विनायक अपनी दादी से खजाने का पता पूछता है। विनायक की दादी उसे खजाने का पता बता देती है, मगर एक शर्त पर कि उसे अपनी दादी को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। दादी विनायक को कहती है, लालची है तू। विनायक अपनी दादी पर लालटेन फेंक कर उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। दादी को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद विनायक वाड़े में जाता है और आटे के गोले बनाकर कुएं में चला जाता है। विनायक कई दिन तक यही करता है और जब भी वो कुएं से बाहर आता है तो उसके हाथ पे कुछ सोने की मुद्राएं होती हैं। विनायक को गए हुए कई दिन हो जाते हैं तो घर का गुजारा करने के लिए उसकी पत्नी ने आटा पीसने का काम शुरू किया था। ये देखकर विनायक को गुस्सा आ जाता है, मगर बाद में वो मान भी जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्त राघव के पास जाता है। वो अपने दोस्त राघव को 3 सोने की मुद्राएं देता है और उसके बदले उससे पैसे मांगता है। इसके बाद विनायक की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। विनायक की जिंदगी में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महीने में 1-2 बार अपनी पत्नी से आटा पिसवाकर और उस आटे को लेकर तुम्बाड़ जाता था। अब वो ऐसा कई बार करने लगा। तुम्बाड़ जाने के बाद वाड़े में जाना और वहां पर आटे के गोले बनाना, उसके बाद कुएं में जाना और कुएं से बाहर आने के बाद उसके हाथ पर मुद्राएं होती थी और घर आने के बाद वो सोने की मुद्राएं राघव को देना और मुद्राओं के बदले पैसे लेना। राघव को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से विनायक के पास इतनी सारी मुद्राएं आ कहां से रही हैं। राघव को अंग्रेजों को घूस देनी थी, इसीलिए वो इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर विनायक के पास मुद्राएं आती कहां से हैं। राघव विनायक की पत्नी के पास जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर विनायक मुद्राएं लाता कहां से है, मगर विनायक ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, तो फिर से राघव को कुछ नहीं पता चलता। आखिर में राघव विनायक से पूछता है कि तुम सोने की मुद्राएं लाते कहां से हो? अपने काम में मुझे भी शामिल कर लो, जोखिम भी आधा हो जाएगा और मुनाफा भी दोनों का होगा। मगर विनायक कहता है उसकी चिंता आप मत करिए, आप बस आराम करिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। थक हार कर राघव पूछ लेता है, आप तुम्बाड़ से हो ना? सुना है कि तुम्बाड़ में खजाना है। राघव बोलता है, हाँ है, जाओ जाके लूट लो। इसके बाद राघव एक चाल चलता है। विनायक के घर पर काम करने वाले की जरूरत थी और राघव एक लड़की को लेकर आता है। विनायक भी मान जाता है क्योंकि उन्हें काम करने वाले की जरूरत थी। मगर रात को विनायक को काम करने वाली अपने कमरे में बुलाती है और उसे बता देती है कि मुझे आपको 2 दिन तक व्यस्त रखने को कहा गया है। विनायक राघव की चाल को समझ जाता है। विनायक भी तुम्बाड़ निकल जाता है। राघव वाड़े में इधर उधर घूम रहा होता है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर विनायक मुद्राएं लाता कहां से है। विनायक भी राघव को देख लेता है। विनायक जानबूझकर उसे दिखाने के लिए कुएं में कूद जाता है और कुछ देर बाद वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद उसके हाथ पे कुछ सोने की मुद्राएं होती हैं और इसके बाद विनायक वहां से चला जाता है। ये देखकर राघव हैरान हो जाता है। विनायक के जाने के बाद राघव भी कुएं के अंदर कूद जाता है, मगर विनायक वापस आ जाता है और वो भी कुएं के अंदर चला जाता है। जैसे ही राघव कुएं के अंदर पहुंचता है तो हम देखते हैं कुएं की दीवार लाल रंग से भरी होती है। ऐसा लगता है मानो वो किसी का खून है। विनायक देखता है कि राघव अब राघव नहीं रहा, उस पर अब हस्तर का श्राप लग चुका है। विनायक जल्दी से अपने चारों ओर आटे का गोल घेरा बनाता है और उसके बाद बनाई गई आटे की गुड़िया बाहर निकालता है। जैसे ही विनायक आटे की गुड़िया को बाहर निकालता है वहां पर हस्तर आ जाता है। हस्तर विनायक की तरफ बढ़ता है, मगर हस्तर आटे के घेरे को पार नहीं कर सकता। याद है ना, हस्तर ने मनमानी से सोना तो ले लिया था, मगर वो अनाज नहीं ले पाया और उसके बाद विनायक उस आटे की गुड़िया को दूर फेंकता है
हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने के लिए उसके पीछे भागता है और जिस समय हस्तर आटे की गुड़िया को खा रहा होता है तभी विनायक हस्तर के पीछे की पोटली को खींचता है और उस पोटली से सोने की मुद्राएं नीचे गिरती है। विनायक नीचे गिरी मुद्राओं को उठाता है। वो वापस जा ही रहा होता है मगर उसे अपने दोस्त राघव पर तरस आ जाता है और वो अपनी लालटेन उस पर फेंक देता है। राघव पर आग लग जाती है और वो भी मुक्त हो जाता है। मगर हस्तर ने गुड़िया खा ली है और अब वो विनायक का पीछा करता है। विनायक जल्दी से रस्सी से चढ़कर कुएं से बाहर आ जाता है। तो ऐसे मिलती थी उसे मुद्राएं। इन 14 सालों में ना ही विनायक अपने लालच पर काबू कर पाया और ना ही अपनी उम्र पर। विनायक अब बूढ़ा हो चुका है। उसका एक बड़ा बेटा है पांडुरंगा और 2 छोटी बेटियां। इतने सालों में उसकी जिंदगी पूरी अय्यास बन चुकी है। उसके घर पर लाई हुई काम करने वाली अब उसकी बीवी की शौतन बन चुकी थी। विनायक ने इतने सालों में अपने आप को नशे में बर्बाद कर दिया था। उसका बड़ा बेटा पांडुरंगा हर रोज प्रैक्टिस करता था मुद्रा निकालने की। अब देश आजाद हो चुका है और तुम्बाड़ गवर्नमेंट के अंडर आता है। एक रात विनायक अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहता है ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। विनायक अपने बेटे को अपने जैसा ही बनाता है। विनायक अपने बेटे को अय्यासी की जिंदगी का एक नमूना दिखाता है। घर पर किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर मुद्राएं आती कहाँ से हैं। और उसके बाद विनायक पांडुरंगा को अपने साथ तुम्बाड़ ले जाता है। पांडुरंगा विनायक को कहता है हम हमेशा गिरी हुई मुद्राएं उठाते हैं, अगर हम हस्तर की पोटली हासिल कर ले। विनायक कहता है इस बारे में तू भूल जा, उस आटे की गुड़िया से टाइम ही कितना मिलता है। तो पांडुरंगा कहता है अगर हम एक गुड़िया के बजाय बहुत सारी गुड़ियां बनाए, वो एक खाएगा हम दूसरी फेंकेंगे, वो दूसरी खाएगा हम तीसरी फेंकेंगे और जब वो खा रहा होगा तब हम उसकी पोटली चुरा लेंगे। ये सोचकर विनायक हैरान हो जाता है और ये दोनों ऐसा ही करते हैं। जैसे ही ये कुएं के अंदर पहुंचते हैं पांडुरंगा जल्दी से गोल घेरा बनाता है और उसके बाद पांडुरंगा एक के बाद एक गुड़ियाएं निकालना स्टार्ट करता है। विनायक की नज़र हस्तर पर जाती है। वो देखता है कि अचानक हस्तर 1 से 2 हो चुके हैं, 2 से 3, 3 से 4। जितनी ज्यादा आटे की गुड़िया उतने ज्यादा हस्तर। इनकी चारों ओर हस्तर होते हैं। ये परेशानी में इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। पांडुरंगा ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाता है और तभी उजाले की आखिरी उम्मीद यानी कि लालटेन बुझ जाती है। विनायक जानता था कि अब यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अपने बेटे को बचाएगा। वो उन सभी आटे की गुड़ियाओं को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि सभी हस्तर उसका पीछा करें, उसे मारे और तब तक उसका बेटा पांडुरंगा यहाँ से भाग जाए। मगर तब तक पांडुरंगा जाग जाता है। पांडुरंगा विनायक को बार बार कहता है बाबा मत जाओ बाबा। मगर विनायक के पास अब कोई भी चारा नहीं बचा था। विनायक रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। सारे हस्तर उसका पीछा करते हैं। सभी हस्तर विनायक को पकड़ लेते हैं और इस समय पांडुरंगा यहाँ से निकल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के बाद पांडुरंगा बहुत रोता है। वो अपने बाबा को पुकार रहा होता है और तभी विनायक की आवाज आती है। पांडुरंगा के सामने विनायक होता है मगर विनायक पर अब हस्तर का श्राप लग चुका है। विनायक अपने बेटे को पोटली दिखाता है मगर पांडुरंगा आगे नहीं बढ़ता। पांडुरंगा बहुत रोता है और वो रोते हुए अपने बाबा को कहता है सो जाओ बाबा वरना हस्तर आ जाएगा। और विनायक सो जाता है। पांडुरंगा अपनी लालटेन विनायक पर डालता है और विनायक पर आग लग जाती है और विनायक को भी मुक्ति मिल जाती है। पांडुरंगा ने वो पोटली नहीं ली क्योंकि वो जान चुका था कि लालच बुरी बला है। तो मेरी प्यारी जनता, कैसे हो तुम लोग? 15 सब्सक्राइबर के साथ हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए, इतनी तेज कि अगर कछुआ भी होता तो वो भी जीत जाता और हम हार जाते। तो ये सारी बात छोड़ो और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ, मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। और रुको, अगली वीडियो बहुत खास होने वाली है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वो वीडियो मिस कर जाओ। तब तक के लिए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा।